आज हमारे साथ में हैं उदयपुर से सांसद डॉक्टर मन्ना लाल जी रावत और उनसे उन विषयों पे चर्चा करेंगे क्योंकि अभी कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के प्रेस ब्रीफिंग के बाद में कहा गया कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा और अगले विधानसभा सत्र में इसे पास कर दिया जाएगा। और ये इत्तेफाक था कि इनका आना हुआ और हमारा इनसे मिलना हुआ। आज हम बात करेंगे मन्ना लाल जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है क्योंकि महाराणा प्रताप भजनलाल जी की सरकार ने जो है महाराणा प्रताप स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का जो है घोषणा की है, कैसे देखते हैं इसे आप? ऐतिहासिक निर्णय है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो भी उदयपुर में गठित होना। मुझे लगता है कि हमारे इतिहास की विरासत और जो भारत का बोध है, भारत का विचार है, कैसे हम हमारे अपनी अस्मिता के लिए लड़ते हैं, आन बान शान की बात करते हैं, उसके एक बड़े प्रतीक है, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का जब नाम लेते हैं तो 36 कौम आती है, सबको साथ में लेके चलने का आता है एक लंबा संघर्ष आक्रांतों के खिलाफ। मुझे लगता है एक ऐतिहासिक फैसला है। माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए भी हैं और क्योंकि सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है, सेवा पखवाड़ा और जीएसटी को लेकर भी जो है बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कैसे देखते हैं कि दिवाली का सीजन है और दिवाली के सीजन के अंदर में बहुत सारी चीजें जो पहले लोगों को महंगी लगती थी अब वो शायद सस्ती के कगार पर है। तो कैसे देखते हैं जीएसटी कम होने को? ये जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्मेशन जो हुआ है बहुत जबरदस्त है। जब उसको थोड़ा डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान में आता है कि 28% की जो टैक्स की जीएसटी की रेट है वो खत्म हो गई, वो 18 में मर्ज हुई ऐसा लगता है। तो 10% सीधा बेनिफिट उसमें नजर आता है। दूसरा 12% की जो टैक्स रेट है वो भी खत्म होकर 5 की तरफ आती हुई नजर आती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि काफी ऐसे आइटम्स हैं जो जीरो पर, जिनका टैक्स जीरो हो गया। जैसे LIC ऑफ इंडिया का इशू है तो वो एकदम उसको टैक्स फ्री कर दिया गया। मुझे लगता है बहुत राहत देने वाला है। दिवाली से पहले एक बड़ा बम्पर धमाका है, एक बड़ी दिवाली है। और ये ध्यान में आता है कि जो सामान्य जन है, जो महिलाएं हैं, जो किचन के इशू हैं, किसानों के इशू हैं, जो मरीज हैं उनके इशू हैं, और स्वास्थ्यवर्धक बाकी सारी जो आइटम है वो सारे सस्ते हुए। यहाँ तक कि कारें भी जो मध्यम वर्ग के लिए बहुत कीमत रखती हैं वो भी अपने आप में सस्ती हुई हैं। आप देखेंगे MSME अपने आप में प्रॉफिट लेते हुए बोलता है। थोड़ा सा आंकड़ों की तरफ जाएं तो ऐसा ध्यान आता है कि लगभग 500 ऐसे आइटम हैं जो सस्ते हुए हैं। मुझे लगता है एक अपने आप में एक बड़ी दिवाली है और नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत साधुवाद है। और महत्वपूर्ण ये भी है, राज्यों के साथ मिलकर निर्णय लिया तो पूरे देश का निर्णय है। मुझे लगता है बहुत अद्भुत है। क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस जो है कह रही थी कि 10 सालों से हम, राहुल गांधी ने कहा हम 10 सालों से जीएसटी कम करने की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक क्योंकि जिस प्रकार से 2 स्लैब किए गए जीएसटी के, तो क्या लगता है कांग्रेस एक तरफ देखा जाए तो वो अपनी उपलब्धि की कहानी बता रही है कि हमारे कहने पर सरकार ने जीएसटी कम किए, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा? क्योंकि आम जन तक, क्योंकि सरकार आम जन से चुनी जाती है, तो आम जन को फायदा शायद पहले नहीं मिलना चाहिए था। देखिए, फायदा मिला है, लेकिन कांग्रेस के जीएसटी के क्रम में एक दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर एक, जीएसटी की चर्चा बहुत पहले भी हुई लेकिन उसको पारित नहीं करा पाए। आखिर क्यों नहीं करा पाए? आखिर किसकी कमजोरी है? हम कहते हैं कि हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट जो है प्रधानमंत्री थे, वो निर्णय क्यों नहीं ले पाए? उनके निर्णय लेने की कलम को कौन पकड़े हुआ था, कौन रोके हुआ था? ये हम सब जानते हैं कि कोई ना कोई एक हाईकमान है वो पीछे से सपोर्ट कर रहा है, वो रोक रहा था उनको काम करने से। वो तो अपने आप में वहां पे कि वो फेलियर उनका नजर आता है। एक बात ये भी नजर आता है, जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने जीएसटी लागू करने का डिसीजन करा दिया तो उसके बाद यही कांग्रेस और कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहा करते थे कि ये तो गब्बर सिंह टैक्स है। तो ये गब्बर सिंह टैक्स कहने का आशय यही कि नकारात्मक भाव इस टैक्स के प्रति और पूरे देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके प्रति रहा है। मुझे लगता है ये नकारात्मकता ठीक नहीं है। बस नरेंद्र भाई मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक बात कही, वो हमारे लिए, पूरे देश के लिए, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ब्रह्मसूत्र की तरह है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मुझे लगता है विश्वास तक चीजें बनी हैं, लेकिन अब हम सभी विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सब प्रयास करेंगे, शायद अच्छा होगा। लेकिन कांग्रेस का इसमें नकारात्मक रवैया रहा है, मोदी साहब इसमें सकारात्मक है। अच्छा, क्योंकि आप उदयपुर से भी आते हैं, उदयपुर से आपके लोकसभा सांसद हैं राजकुमार रौत, वो लगातार जो है जोहार राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्से हैं। क्या लगता है, क्योंकि आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी बेल्ट के अंदर में क्या लोग सोचते हैं, क्योंकि सरकार तो भाजपा की है, तो क्या सोचते हैं, क्योंकि बार बार जो मांग कर रहे हैं कितनी उचित है उनकी मांगे? देखिए, राजनीतिक तौर पर तो कांग्रेस का फेलियर राजकुमार रौत का उत्थान है। तो कांग्रेस की जो जो भी गलतियां हैं उसकी वजह से हुआ है। बीजेपी वहां है, बीजेपी का वोट परसेंटेज, कांग्रेस कहीं तीसरे पोजीशन पे है, कहीं चौथे पे, ये सारी चीजें आई है। कांग्रेस बिखर गई है, उनके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कांग्रेस ने ही उनको चुगा दे के उस
पक्षी को आगे पाला और आज ये स्थिति पोजीशन में है। अब उनका जो एजेंडा है, उनकी जो बातें हैं, 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, आदिवासी हिंदू नहीं, ऐसा एक वो बोलते हैं, ये पादरी वेरियर एल्विन का एजेंडा है, जो नेहरू जी का सलाहकार हुआ करता था, वो इस देश से चला गया, पादरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एक एजेंडा है कि आदिवासियों को अलग धर्म कोड चाहिए, उस एजेंडे को लेकर राजकुमार रोज चल रहे हैं। तो ये 2 बातें तो चर्च और पादरियों की बात हो गई। तीसरी बात, वो अलगाव की कर रहे हैं कि नहीं साहब, हम अलगाव है, हमारी एक आइडेंटिटी अलग है, सारी चीजें बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अलगाव जब भी आया है तो इसके पीछे एक षड्यंत्र रहा है, और वो षड्यंत्र भारत के संविधान के विरोध में रहा है। और भारत के संविधान के विरोध में बात करते करते इतना आगे चला जाता है कि विकास की बात नहीं करते, बस नारे विरोध यही चलता है। आप देखेंगे 2 बड़े डेवलपमेंट उसमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भिलू को अलग आरक्षण मिलना चाहिए राजस्थान में, कोटे में कोटा जिसको बोलते हैं, तो राजकुमार रोत ने उसका विरोध किया। दूसरा, जब धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान आया तो उसका विरोध किया। और वक्फ संशोधन अधिनियम जब आया तो मोदी साहब ने यह कहा कि शेड्यूल एरिया में कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ घोषित नहीं हो सकती, राजकुमार रोत ने उसका भी विरोध किया। मुझे लगता है ये अपने आप में एक नकारात्मक राजनीतिक है और अलगाव की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है ये धीरे धीरे समाज को पता लगा है और अब ये भ्रम टूटता जा रहा है। और इनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में 84 में बीजेपी जिला परिषद की सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है, और इसे लग रहा है कि अब इनके जमीन इनके पैरों से नीचे से खिसक रही है। क्योंकि आज आपका जयपुर में रेलवे का भी आज मीटिंग थी, आप उसमें भाग लेने के लिए आए। क्या लगता है कि अब रेलवे, क्योंकि जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन जो वंदे भारत और इलेक्ट्रिफिकेशन लाइनों का चल रहा है, तो उस कंडीशन में उदयपुर से अभी भी बहुत सारी ट्रेनें हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों से जुड़ना बाकी है। तो ऐसे कौन से प्रस्ताव आपने दिए जिससे कि उदयपुर की जनता को लाभ मिल सके? जी, हमने सबसे पहला ये कहा है कि एक ट्रेन वंदे भारत उदयपुर से सूरत नियमित चलनी चाहिए। सूरत की तरफ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उन लगातार आना जाना रहता है। और दूसरा ये कहा है कि एक वंदे भारत दिल्ली भी जानी चाहिए। जब बीकानेर से दिल्ली जाती है तो लगभग 650 किलोमीटर तक जाती है, तो वो 670 के करीब पड़ रहा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं। मुझे लगता है दिन में ये सेवा मिल पाएगा। तीसरा हमने ये कहा है कि चंदेरिया से लगा के उदयपुर तक जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, उसका दोहरीकरण होना चाहिए। दोहरीकरण होगा तो फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होगी, ट्रेन क्रॉसिंग हो रही है तो वो सारे इश्यूज नहीं बनेंगे। और ये सारी चीजें, एक विषय रेलवे यार्ड का भी है कि रेलवे यार्ड उमड़ा में बन रहा है, कुछ इश्यूज हैं। मैंने कहा है कि इसको इश्यूज को सॉल्व कर ले। वहाँ कुछ RE मिलने की संभावना बनी है, इस कारण वहां कुछ बैन है, तो कुछ एक नई जगह देख के तेजी से काम करें ताकि वहां रेल के जो बाकी सारी सफाई और बाकी सारे इश्यूज और पार्किंग के सारे इश्यूज सॉल्व होंगे। वो जब सॉल्व होगा तो दक्षिण भारत की तरफ से भी बहुत कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कुछ ट्रेनें दक्षिण भारत से आती है, उनका होल्डिंग यहाँ अहमदाबाद में देखने को मिलता है, वो थोड़ा इधर आएंगे। कुछ ऐसी जो अजमेर में रुकती हैं वो वहां तक आ सकती है। ये सारे इश्यू सॉल्व होंगे। हमने करीब 47 बिंदु रखे हैं। मुझे लगता है उस पर तेजी से काम करने की तरफ एक ट्रैक बना, एक संवाद बना। क्योंकि सांसद महोदय, क्योंकि आपके वहाँ से अगर स्थानीय अगर बात की जाए तो सीताफल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या लगता है इसे एक्सपोर्ट क्वालिटी में कब तक तब्दील किया जाएगा? दूसरा सवाल ये, उदयपुर झीलों की नगरी भी कहा जाता है, और क्योंकि अलग हट के सवाल है, टैरिफ लगने के बाद में आपके उदयपुर का जो मार्बल मंडी का व्यापार है, बहुत सारा घाटा भी उसके अंदर में लोगों को, तो उससे क्योंकि टैरिफ बढ़ा है अभी तक तो कोई ऐसे संकेत मिल भी नहीं रहे हैं कि जब 50% टैरिफ कम होगा, तो क्या लगता है मार्बल इंडस्ट्री को और जो बाकी व्यापार है, हैंडीक्राफ्ट के व्यापार है, उनके व्यापार को, क्योंकि मोदी जी ने कल कहा है कि स्वदेशी धार में कहा है कि स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा अपनाया जाए, तो ये जो इतनी खपत है मार्बल की, वो कहाँ पर तब्दील की जाएगी, कहाँ पर उसे खपाया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से आपने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। सीताफल का जहां तक प्रश्न है, मुझे ध्यान आता है कि आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनको खाने की बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ा है। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और पूछ रहे हैं कि नहीं यार, चीजें ऐसी खाएं कि स्वास्थ्य को नुकसान नहीं। तो सीताफल उसमें से एक है। उसकी रबड़ी भी बन रही है, उसकी आइसक्रीम भी बन रही है, बाकी सारी चीजें जा रही है। गुजरात में तो बकायदा बहुत बड़ा व्यापार भी बन रहा है। लेकिन ध्यान में आता है कि नेचुरल जो सीताफल है, अगर उसको थोड़ा टिश्यू कल्चर के बेस पर उसकी क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव करते हैं और साइज इंप्रूव हो जाए, बीज का ज्यादा सोल्यूशन है वो हो जाए, तो नेचुरली उगने वाला ये जो सीताफल है मेवाड़ की इकोनॉमी को ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव लाएगा। मुझे लगता है इसको लेके हमने एक प्रस्ताव ICAR को भेजा है। ICAR ने इसको गंभीरता से लिया है। माननीय मंत्री महोदय ने इसको अप्रूवल किया है, शिवराज सिंह चौहान साहब ने। और हमें ये बताते हुए खुशी है कि एक प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गया, 4 करोड़ रुपया उसके अनुसंधान पर आ गया। टिश्यू कल्चर के बेस पर होगा, नेचुरल गुण रहेंगे और सारी चीजें आएंगी। और जहां तक मेवाड़ के इकोनॉमी की सवाल है, जिसमें मार्बल और बाकी हैंडीक्राफ्ट ये सारे इश्यूज हैं, मुझे लगता है इसमें राहत तो मिली है। और मेवाड़ में एक और है टूरिज्म, उसको लेकर भी राहत मिली है। कुछ इश्यूज मुझे लगता है मार्बल को लेकर है, हम आगामी समय में इसको उठाएंगे, समाधान की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और हमारे यहाँ खूब चलता है। तो मुझे लगता है ये कुछ इश्यूज हैं, सॉल्व करेंगे। एक लास्ट सवाल है कि
पानी की आवक आपकी ओर बहुत ज़्यादा हुई है, और क्योंकि बांध से संबंधित भी बात चल रही है और बहुत सारा पानी खाड़ी में भी जाता है, तो उसे रोकने के लिए उसे संच क्योंकि राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या रहती है, उसके लिए भी कोई भारत सरकार या आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो उदयपुर के लोगों को साफ पानी मिल सके पीने के लिए? जी, राजस्थान में तो बकायदा कहते हैं कि जो घी है वो सस्ता लेकिन पानी महंगा है, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते भी आए। लेकिन राजस्थान का सौभाग्य है कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है राजस्थान में खूब बारिश होती है। अब की बार आपने देखा होगा बहुत बारिश हुई है, 100% से भी ज्यादा का आंकड़ा बताते हैं। अभी तो लौटता हुआ मानसून और भी करेगा। हमने इस बात को थोड़ा देखा कि जैसलमेर एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जब मीठे पानी की झील है लेकिन वो खाली रहती है, कई बार एक लंबा साइकिल आता है 5 साल तक खाली रहती है, तो कुछ हो सकता है। तो एक जाखम डैम है, जाखम डैम का डैम भर जाता है, उसके बाद एक्सिस पानी बह के समुद्र में चला जाता है, अरब सागर में चला जाता है। हमने आइडिया रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। पुराना कुछ कागज भी ढूंढे, कुछ फाइलें हैं, पुराने ऑफिसर्स जो WID के हैं उनसे बात की, उन्होंने बताया कि ग्रेविटी से आ रहा है, ये तो हो सकता है। और ये वो कालखंड है जब ERCP लगभग 40,000 करोड़ की प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार अप्रूवल कर रही है। मुझे लगा 40,000 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट है, हमारा तो खाली 4,000 करोड़ है। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत आभार प्रणाम कि उन्होंने 7,300 करोड़ रुपए इसमें सैंक्शन किए हैं और ये बजट में इसको लिया है। एक पार्ट उसका सैंक्शन हो गया, मुझे लगता है 1-2 फेज और होंगे और बहुत जल्दी जाखम का पानी जैसलमेर के साथ जुड़ेगा। भजन लाल जी साहब को बहुत बहुत आभार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी को और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार के जनजातीय क्षेत्र में और आपस में जो कस्बे हैं जहां अभाव रहता, पानी बहुत है लेकिन उसको स्टोरेज करने का सिस्टम नहीं था, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा है। और आगे आने वाले कालखंड में आप देखेंगे सोमकमला अम्बा, 2 नदी और जो देवास 3 और 4 ये सारे फेजेस चल रहे हैं, वो भी सारी चीजें हम लोग संवाद में, हम छोटे छोटे तालाबों को भी आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टीडी नदी को ड्राई के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, उसमें भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है आने वाले समय में भी कुछ और अच्छा होगा। अच्छा, क्योंकि आप है ना पर्यावरण विभाग के सबसे पहले अधिकारी थे, क्योंकि आपने फिर चुनाव लड़ा। आप नितिन गडकरी जी ने एक पॉलिसी निकाली कि 3,000 रुपए का आप टोल टैक्स वो रिचार्ज करवाइए जो आपके 200 बार फ्री रहेगा। कितना कितना इकोनॉमी पर, कितना लोगों पर आम जिंदगी में इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें सबसे पहली बात यह है कि कोई बंदा जम्मू से रवाना होता है कन्याकुमारी जाना है, तो उसको जो एवरेज टाइम लग रहा है उसमें थोड़ा कमी होनी चाहिए। स्टडी ये बताती है कि लगभग 14% समय जो है ना एक्स्ट्रा लग रहा है, इसको रिड्यूस करके 6% तक ला सकते हैं। शायद उसी तरह के निर्णय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो मूवमेंट है उसको फ्री फ्लो करने के लिए जो निर्णय लिया है माननीय नितिन गडकरी साहब का, बहुत अच्छा अनुसंधान के बाद निर्णय लिया है, उसका बहुत फायदा है। टोल नाके पर रुकना नहीं पड़ेगा और मतलब इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी देना और इतने सारे टोल नाके क्रॉस करने में भी आप लगातार अनुमति दे रहे हैं, तो ये बहुत एक तरह से अच्छा इनिशिएटिव है। और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसको कनेक्ट करते हुए किया है, तो मुझे लगता है बहुत आसान है। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं अपनी गाड़ी लेकर उदयपुर से रवाना होता, जब जयपुर आता था पहली बार, जब मेरे पास उसका जो फास्टैग वो नहीं था, तो वो समय और जब फास्टैग लिया उसमें 1.5 घंटे का फर्क पड़ा था। मुझे लगता है इसमें लगभग 1 घंटा और बचत होगी। अभी उदयपुर पहुंचने में लगभग अभी 5 घंटे लग रहे हैं, तो आप लोग 4 घंटे में पहुंचने की स्थिति में बनता है, ऐसा लगता है। तो ये पूरे देश में जब लाभ होता है तो बहुत मास लेवल पर अंतर पड़ता है। लोगों की मानव शक्ति, समय बचना और ये सारी चीजें जो है वो जब वर्क फोर्स जब काम पे लग जाती है तो बड़ा बदलाव होता है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये थे उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत जी, और उनका मानना है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर अब दिखती नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीताफल का व्यापार को अगर थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी के अंदर में उसे डेवलप किया जाए तो शायद वो एक्सपोर्ट क्वालिटी में तब्दील हो सकती है, लेकिन ये समय बताएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें धरातल पर दिखती है लेकिन वो मूल रूप नहीं ले पाती है। लेकिन मन्नालाल रावत जी का साफ तौर पर कहना है कि मोदी के नेतृत्व और भजन लाल जी की सरकार ने राजस्थान में जो चौमुखी विकास किया है उसको लेकर आम जनता आज की तारीख के अंदर में खुश है। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।